जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ पॉलिटी का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति का इससे पहले एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट में दोस्तों मैंने आपसे राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में बात की थी। 7 शक्तियाँ वहाँ पर मैंने आपको बताई थी। उसमें से एक शक्ति के विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था, प्रशासनिक शक्ति के विषय में। आज 6 शक्तियाँ आज देखेंगे कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की। कार्यपालिका के ऊपर बात की थी, महाभियोग के ऊपर बात की थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टॉपिक, विधायी कार्य। विधायी कार्य आइए देख लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। नंबर 2, बिना उनके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। मतलब उनके बिना हस्ताक्षर से कोई भी बिल या विधेयक जो होता है वह कानून नहीं बन सकता है। उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक हो जाता है, तभी वह बिल या विधेयक कानून बनेगा। नंबर 3, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के आहूत छात्रावसान करता है। नंबर 4, राष्ट्रपति ही अधिवेशन को बुलाते हैं और यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहलाती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। तीसरी शक्ति, कूटनीतिक शक्ति को भी देख लेते हैं। दूसरे देशों से संबंधी मामले के लिए तथा जानकारी के लिए राजदूत तथा हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरे देशों की जो जानकारी या जो भी मामले होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए राजदूत तथा हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राजदूत को समझ लेते हैं क्या होता है। जहाँ कॉमनवेल्थ वाले देश नहीं है वहाँ राजदूत की नियुक्ति की जाती है। अब आप दोस्त पूछेंगे कि कॉमनवेल्थ क्या होता है। जिन देशों के ऊपर अंग्रेजी शासन रहा है उनको कॉमनवेल्थ कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपसे कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिन देशों के ऊपर अंग्रेजी शासन रहा हो उन्हें कॉमनवेल्थ कहते हैं। इसलिए ज़्यादातर कॉमनवेल्थ के मुख्यालय लंदन में ही हैं। हाई कमिश्नर किसको कहते हैं? जहाँ कॉमनवेल्थ देश हैं वहाँ हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा है कि जहाँ कॉमनवेल्थ देश हैं वहाँ हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। आइए देख लेते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय संधि। यदि देश कोई भी कामकाज या किसी वस्तु का आदान प्रदान किसी अन्य देश से करता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ, जो भी अन्य देश के साथ जो भी हमारे समझौते होते हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। चौथी शक्ति, रक्षा संबंधी शक्तियाँ। रक्षा सेवाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। जितनी भी सेनाएं, वायु जल थल, ये तीनों सेनाएं हैं वे राष्ट्रपति के अधीन आती हैं तथा इन तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इन सेनाओं पर जितने भी खर्च बढ़ाने या घटाने होते हैं उसका निर्णय भी राष्ट्रपति लेते हैं। आइए पांचवी शक्ति देखते हैं, वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ। नंबर 1, संपूर्ण निषेधाधिकार ऐतिहासिक। नंबर 2, निलंबनकारी निषेधाधिकार। नंबर 3, जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट निषेधाधिकार। आइए आगे देख लेते हैं, इनको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। संपूर्ण निषेधाधिकार, यदि कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं तो वह विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उस पर कानून नहीं बन पाता है। मतलब जब कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर के जाएगा राष्ट्रपति के पास, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं तो वह विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाता है, फिर उस पर कानून नहीं बन सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण निषेधाधिकार कहते हैं। आइए सेकंड देख लेते हैं, निलंबनकारी निषेधाधिकार। यदि कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। यदि संसद पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। जी हाँ, यहाँ आप देखिए, जब यदि कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर ना तो हस्ताक्षर करते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। हाँ, इस स्थिति में संसद पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य माना जाएगा। जेबी निषेधाधिकार मतलब पॉकेट, जेब में कोई
बिल या विधेयक रख लिया गया हो, उस विषय में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि किसी भी विधेयक को संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करें और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजें, उसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखें, तो इस स्थिति में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग माना जाएगा। ना तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं, तो इसको जेबी वीटो समझा जाएगा। यह अभी तक हमारे देश में एक बार हुआ है। सन 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, मैं ज्ञानी जैल सिंह के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के थोड़े कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। आइए थोड़ा आगे समझ लेते हैं। अध्यादेश जो है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब लोकसभा सत्र चल रहा हो और राज्यसभा का ना चल रहा हो, तो कोई भी विधेयक तो पास होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह लोकसभा से तो पास हो जाएगा, फिर अटक जाएगा, फिर वो तो राज्यसभा चल ही नहीं रही है, तो वो कैसे पास होगा राज्यसभा में। और कोई कानून लागू करने की आवश्यकता हो तो कुल विषयों तक जहाँ तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकते हैं। अगर दोनों सदन ना चल रहे हो, कोई सदन ना चल रहा हो और उस समय देश में कोई विशेष कानून बनाने की मांग हो, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने अध्यादेश के माध्यम से वह कानून लागू कर सकता है। किंतु जारी किए जाने के पश्चात जब संसद सत्र में आएगा, तब उसको 6 सप्ताह के भीतर संसद की सहमति से पास कराना होता है। यह बहुत अनिवार्य हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। 2 सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह तक का अंतराल हो सकता है। जी हाँ, 2 सत्रों के मध्य समय का अंतराल 6 महीने तक हो सकता है। आइए थोड़ा आगे समझ लेते हैं। इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह अथवा 7.5 माह हो सकती है। अध्यादेश की जो अवधि है वह 6 माह लगभग 7.5 माह तक हो सकती है। जैसे उसको भी समझ लेते हैं। कोई विधेयक है जो अध्यादेश है, कानून है, वह अगर संसद का सत्र, मतलब ये समझ लीजिए आप, 10 जनवरी को समाप्त होता है और 11 को अध्यादेश लगाकर कोई कानून बन जाता है, उसके बाद 6 महीने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 10 जून, मतलब 10 जून तक की वह जो कानून है अध्यादेश के माध्यम से लगाया गया वह लागू रहेगा। उसके बाद जब सत्र दोबारा से संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को संसद की सहमति से पारित कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति की दंड देने की प्रक्रिया को भी आइए समझ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। इनको मैंने 5 भागों में बांट रखा है दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी नहीं आपको समझा पाएगा और ना ही कोई बताएगा। आइए देख लेते हैं इन 5 शक्तियों के विषय में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तब भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझा है। दंड को जो है 5 भागों में बांटा गया है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन। क्षमा का अर्थ यह है कि यदि किसी को फांसी की सज़ा है तो उसे सीधे फांसी से मुक्त कर दिया जाएगा, सज़ा खत्म कर दी जाएगी, या उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी, या उसकी सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित कर दी जाएगी। अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहें तो यह कार्य कर सकते हैं। लघुकरण का यह अर्थ हो जाता है यदि किसी को फांसी की सज़ा है तो उसमें बदलाव करके उसे 10 साल या फिर किसी भी समय के लिए कर दिया जाता है, उसको लघुकरण कहते हैं। उसको लघुकरण कहते हैं। किसी की 10 साल या 15 साल जो भी सज़ा सुनाई गई है उसको कम कर दिया जाए, उसको राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। यह अधिकार खाली राष्ट्रपति के पास होता है। परिहार को भी आइए समझ लेते हैं। यदि किसी को 10 साल या उससे अधिक सज़ा सुनाई गई है
यह राष्ट्रपति इसको इस सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है, या इसको इस शक्ति को परिहार कहते हैं। विराम आइए समझ लेते हैं विराम क्या होता है। आइए विराम को देख लेते हैं। यदि किसी लड़की ने अपराध किया है तो उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। यदि वह उस समय गर्भवती हो तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। प्राविलंबन को भी आइए समझ लेते हैं। यदि किसी अपराधी को कोर्ट के निर्देशानुसार फांसी की सज़ा दी जानी है तो उसके एक दिन पहले वह अपराधी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है, तो वह चिट्ठी राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। जी हाँ, अगर राष्ट्रपति उस चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं देते हैं उस समय फांसी की सज़ा रोक दी जाती है, और जब राष्ट्रपति जवाब देते हैं तब अपराधी को फांसी दी जाती है, या राष्ट्रपति जो भी बात कहते हैं उस समय राष्ट्रपति की बात मानकर उस व्यक्ति को फांसी दी जाती है। उसकी सज़ा कम करने को कहते हैं तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। ये सब प्रावधान रखे गए हैं न्यायिक शक्तियों में, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए आगे देख लेते हैं आखिरी शक्ति राष्ट्रपति की, आपातकालीन शक्तियाँ। जब देश पर कोई संकट आता है या देश में माहौल सही नहीं होता है तो आपातकाल स्थिति लगाई जाती है, तब देश को राष्ट्रपति चलाते हैं। आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल को आइए समझ लेते हैं पहले। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 कारण हैं। बाह्य आक्रमण, युद्ध, सैन्य विद्रोह। पहले सैन्य विद्रोह नहीं कहा जाता था, पहले आंतरिक अव्यवस्था कहा जाता था। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को इसके स्थान पर सैन्य विद्रोह कहा जाने लगा। आइए राज्य आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल 356 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 356 के। जी हाँ, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता। राज्य आपातकाल को भी समझ लेते हैं। यदि राज्य के अंदर संविधान के तरीके से कार्य नहीं हो रहा है या फिर विधानसभा भंग हो जाती है, मौजूदा मुख्यमंत्री उसके विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तब 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है, तथा इस हालात में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है, तथा यह बिल संसद से 2 माह में पास होना आवश्यक होता है। यह 6 महीने के लिए लगाई जाती है तथा दोबारा बिल पास होकर इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे केवल 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वह पंजाब में लगाया गया था 1952 में। जी हाँ, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वह पंजाब में 1952 में लगाया गया था। आइए तीसरा आपातकाल देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल को भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमारे देश में पैसा खत्म हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है। यह बिल संसद से पास होने के बाद 2 महीने की आवश्यकता होती है। यह अनंत समय तक लगा रह सकता है। इसमें मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु सरकारी कर्मचारी के वेतन में कभी कमी आ जाती है। हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। जी हाँ, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में कुछ। राष्ट्रीय आपातकाल, जी हाँ, इतना ही बचा है। यहाँ पर राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाह्य आपातकाल की वजह से 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, पहला आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। जी हाँ, दूसरा आपातकाल जो है वह 1971 भारत और पाक युद्ध में लगाया गया था। दूसरा आपातकाल 3 अक्टूबर 1971 को आंतरिक अव्यवस्था के कारण उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 25 जून 1975 को लगाया गया था तीसरा आपातकाल। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के ऊपर मैंने क्वेश्चन सीरीज में पहले ही मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।